नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। प्रश्न था, बीते दिनों ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की बैठक कहां आयोजित हुई? मलेशिया, थाईलैंड, लाओस या फिर इंडोनेशिया? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इंडोनेशिया। बीते दिनों ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की बैठक इंडोनेशिया में आयोजित की गई, इसलिए विकल्प डी सही है। इस साल इसकी थीम फ्रॉम रिस्क टू रेजिलियंस रखी गई है। यह आपदा जोखिम न्यूनीकरण 2015 से 2030 के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क की मध्यावधि समीक्षा में मील का पत्थर है। इसके जरिए सरकारें, संयुक्त राष्ट्र की प्रणालियां और सभी हितधारक सेंडाई फ्रेमवर्क के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए एक मंच पर आते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, इंडोनेशिया। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, उर्मिया झील स्थित है रोमानिया, रूस, बेलारूस या फिर ईरान? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ईरान। हाल ही में ईरानी पुलिस ने उर्मिया झील के सूखने का विरोध करने के दौरान सुरक्षा में खलल डालने के आरोप में कई लोगों को गिरफ्तार किया है। उर्मिया झील ईरान के तबरीज और उर्मिया शहरों के बीच स्थित है। यह दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी यानी हाइपरसैलाइन या सुपर सॉल्टी की झीलों में शामिल है, अतः विकल्प डी सही है। इसके तट के आसपास लगभग 6 मिलियन से अधिक लोग कृषि पर निर्भर हैं। 1995 से यह लंबे समय तक सूखे तथा खेती और बांधों के लिए जल की निकासी के कारण सिकुड़ती गई है। बता दें कि ईरानी पर्यावरण विभाग द्वारा उर्मिया झील इसके लगभग 102 द्वीपों के साथ को एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में संरक्षित किया गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, ईरान। अगला प्रश्न है, हाल ही में बर्टी शब्द चर्चा में रहा, यह किससे संबंधित है? इंडोनेशिया में एक द्वीप, नॉर्वे में एक पर्वत श्रृंखला, असम में चावल की एक किस्म या फिर सूडान की एक जनजाति? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सूडान की एक जनजाति। हालिया दिनों में सूडान के ब्लू नाइल राज्य में बर्टी और हौजा जनजातियों के बीच झड़पें दर्ज की गई हैं। बर्टी जनजाति उप सहारा अफ्रीकी ब्लॉक के भीतर कनूरी सहारा क्षेत्र के निवासियों के समूह का एक हिस्सा है। उनकी प्राथमिक भाषा सूडानी अरबी यानी सूडानीज अरेबिक है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, सूडान में एक जनजाति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मारबर्ग से संबंधित है? जीवाणु यानी बैक्टीरिया, कवक, शैवाल या फिर विषाणु यानी वायरस? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, विषाणु। हाल ही में घाना ने आधिकारिक तौर पर अत्यधिक संक्रामक मारबर्ग वायरस के पहले प्रकोप की पुष्टि की है। यह पश्चिम अफ्रीका में मारबर्ग का दूसरा प्रकोप है। इस क्षेत्र में वायरस का अब तक का पहला मामला पिछले साल गिनी में पाया गया था। मारबर्ग वायरस रोग एक अत्यधिक विषाणु जनित रोग है जो रक्तस्रावी बुखार यानी हेमरेजिक फीवर का कारण बनता है, इसलिए विकल्प डी सही है। यह इबोला रोग का कारण बनने वाले वायरस परिवार से संबंधित है। 1967 में जर्मनी के मारबर्ग और फ्रैंकफर्ट तथा बेलग्रेड सर्बिया में एक साथ हुए 2 बड़े प्रकोपों में इस बीमारी की प्रारंभिक पहचान की गई थी। यह सीधे संपर्क के माध्यम से मानव संचरण के जरिए फैल सकता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, विषाणु वायरस। अगला प्रश्न है, बोनालू परंपरा किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु, गोवा, नागालैंड या फिर तेलंगाना? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, तेलंगाना। हाल ही में तेलंगाना के सिकंदराबाद में बोनालू उत्सव शुरू हुआ। इसमें देवी महाकाली की पूजा की जाती है, इसलिए विकल्प डी सही है। यह त्योहार महिलाओं के लिए खास होता है। इसमें वे जल्दी उठकर मिट्टी के बर्तन या पीतल के बर्तन में बोनम तैयार करती हैं। वे इसमें पसूपू और कुमकुम लगाती हैं और उसके चारों ओर एक पवित्र धागा बांधती हैं। बता दें कि बोनालू परंपरा 1815 में शुरू हुई और 2014 में तेलंगाना के गठन के बाद इसे राज्य का त्योहार घोषित किया गया। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, तेलंगाना। अगला प्रश्न है, स्यूडोकेरस गैलाथिंसिस संबंधित है जंगली फूल की प्रजाति, तितली की प्रजाति, केंचुआ की प्रजाति या फिर पॉलीक्लैड की प्रजाति? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पॉलीक्लैड की प्रजाति।
हाल ही में समुद्री शोधकर्ताओं ने विशाखापत्तनम के ऋषिकोंडा समुद्र तट में एक नया समुद्री कृमि का पता लगाया है। यह जीवंत रंगीन जलीय जीव पॉलीक्लैड फ्लैटवर्म स्यूडोकेरस गैलाथिंसिस की एक प्रजाति है। इसे आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पर भारत में पहली बार दर्ज किया गया, इसलिए विकल्प डी सही है। समुद्री चपटे कृमि, जिन्हें पॉलीक्लैड भी कहा जाता है, आमतौर पर उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में देखे जाते हैं। ये परभक्षी होते हैं और मुख्य रूप से समुद्री जीवों जैसे स्पंज, केकड़ों और अन्य छोटे जीवों को खाते हैं। इनकी प्रवाल भित्तियों और अन्य उथले पानी के समुद्री पारिस्थितिक तंत्रों में परभक्षी के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका है। इनका चमकीला रंग अन्य परभक्षियों को चेतावनी देता है कि वे विषाक्त हैं और उनका सेवन नहीं किया जाना चाहिए। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, पॉलीक्लैड की प्रजाति। अगला प्रश्न है, भारत की जैव विविधता के संदर्भ में रूसेल्स वाइपर, कॉमन क्रेट और द सॉ स्केल्ड वाइपर संबंधित हैं? पक्षी, प्राइमेट, सरीसृप या फिर उभयचर? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सरीसृप। हाल ही में ईस्टर्न घाट वाइल्ड लाइफ सोसाइटी ने आंध्र प्रदेश वन विभाग के सहयोग से मानव सांप संघर्ष के समाधान के लिए एक परियोजना शुरू की है। इसका उद्देश्य नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व यानी NSTR में सांपों के बचाव कार्यों में स्थानीय लोगों को प्रशिक्षित करना है। NSTR भारत में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। यह आंध्र प्रदेश के नल्लामाला हिल रेंज में स्थित है। यहाँ बंगाल टाइगर देखे जा सकते हैं। साथ ही जंगल में जहरीले सांपों की बिग 4 प्रजातियां भी पाई जाती हैं, रूसेल्स वाइपर, कॉमन क्रेट, कॉमन कोबरा और द सॉ स्केल्ड वाइपर। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, सरीसृप। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने सिंधु ध्वज को सेवा मुक्त किया। यह क्या है? फ्रिगेट, गश्तीपोत, विनाशक या फिर पनडुब्बी? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पनडुब्बी। हाल ही में भारतीय नौसेना ने विशाखापत्तनम से किलो श्रेणी की पनडुब्बी INS सिंधु ध्वज को 35 साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया है। अतः विकल्प डी सही है। सिंधु ध्वज को भारतीय नौसेना में 1987 में शामिल किया गया था। इसे 1986 से 2000 के बीच भारत ने रूस से अधिग्रहित किया था। सिंधु रक्षक अगस्त 2013 में मुंबई बंदरगाह में एक दुर्घटना के दौरान लापता हो गया था। सिंधु वीर को 2020 में म्यांमार को सौंप दिया गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, पनडुब्बी। अगला प्रश्न है, कला प्रमाणीकरण के क्षेत्र में एक्सरे का प्रयोग का पहला लिखित प्रयोग कहाँ किया गया? फ्रैंकफर्ट, रोम, पेरिस या फिर जिनेवा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, फ्रैंकफर्ट। हाल के सालों में एक्सरे फोटोग्राफी और अन्य तकनीकों से पाब्लो पिकासो, एडगर डेगास और रेमब्रांट के कार्यों का पता लगने में मदद मिल रही है। डच मास्टर वॉन गॉग की हेड ऑफ ए पीजेंट वुमेन नाम से स्कॉटलैंड में सेल्फ पोर्ट्रेट है। कला प्रमाणीकरण के क्षेत्र में एक्सरे के प्रयोग का पहला लिखित प्रयोग 1890 के दशक में फ्रैंकफर्ट, जर्मनी में किया गया था। इसलिए विकल्प ए सही है। कला का अध्ययन करने के लिए एक्सरे का उपयोग कई तरह से किया जाता है, जैसे कि स्टीरियो रेडियोग्राफी में मेडिकल एक्सरे का उपयोग, ऑटो रेडियोग्राफी में बीटा कणों का उपयोग और एक्सरे फ्लोरोसेंस यानी XRF के जरिए पदार्थ की मौलिक संरचना का निर्धारण। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, फ्रैंकफर्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध रैपिड फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट यानी RFI फैसिलिटी से है? विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियाई विकास बैंक या फिर न्यू डेवलपमेंट बैंक? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। मौजूदा संकटों के मद्देनजर विदेशी मुद्रा की कमी से निपटने के लिए श्रीलंका चाह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष उसे रैपिड फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट यानी RFI फैसिलिटी और लॉजर एक्सटेंडेड फंड यानी EFF फैसिलिटी प्रदान करे। ऐसे सदस्य देश जो तत्काल भुगतान संतुलन यानी BOP का सामना कर रहे हैं, उन्हें RFI के जरिए तुरंत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। जब कोई देश निम्न परिस्थितियों से जूझ रहा हो, तब उसे RFI फैसिलिटी दी जा सकती है। कमोडिटी प्राइस शॉक, प्राकृतिक आपदा और आपात स्थिति।
विस्तृत कवरेज के साथ एकल और लचीले तंत्र के रूप में आरएफआई ने आईएमएफ की पिछली नीति को बदल दिया, जिसमें आपातकालीन प्राकृतिक आपदा सहायता यानी ईएनडीए और इमरजेंसी पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट असिस्टेंस यानी ईपीसीए शामिल थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पैतृक आनुवंशिकता के नियम यानी लॉ ऑफ एंसेस्ट्रल हेरिडिटी प्रतिपादन किया गया था? चार्ल्स डार्विन, आइजैक न्यूटन, जॉन डॉल्टन या फिर फ्रांसिस गैल्टन? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, फ्रांसिस गैल्टन। साल 2022 को ग्रेगोर जोहान मेंडल और फ्रांसिस गैल्टन की 200वीं जयंती के लिए समर्पित किया गया है। दोनों ने आनुवंशिकता और माता पिता से बच्चों में विशेषताओं के हस्तांतरण को समझाने की कोशिश की थी। गैल्टन ने पैतृक आनुवंशिकता के नियम यानी लॉ ऑफ एंसेस्ट्रल हेरिडिटी का प्रतिपादन किया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, फ्रांसिस गैल्टन। आइए अब नोट कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न। सौर पवन के अस्तित्व का सिद्धांत किसने दिया? जेम्स वॉट, चार्ल्स बेबेज, बारबरा मैक्लिंटॉक या फिर यूजीन पार्कर? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।